स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। 24 मई 2026 के उस चुनौतीपूर्ण यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर को डिकोड करना। ये वो पेपर था जिसने सच में कई स्थापित धारणाओं को हिलाकर रख दिया। आज हम सिर्फ तथ्यों को रटने नहीं वाले हैं, बल्कि इस पेपर की जटिलताओं को एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम 3 मुख्य थीम्स कवर करेंगे। पहला, प्राचीन भारत और कला। दूसरा, आधुनिक इतिहास के पन्ने। और आखिर में भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले थीम में डाइव करते हैं। प्राचीन भारत और कला, अतीत की खोज। अच्छा, ऋग्वैदिक नदियों के भूगोल ने इस बार एग्जाम में एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन खड़ी कर दी थी। सवाल ये था कि किस प्राचीन नदी का उसके आधुनिक नाम के साथ सही मिलान किया गया है। अब प्राचीन नामों को याद रखना वैसे ही मुश्किल होता है, और पेपर सेट करने वालों ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। देखिए, एक छोटी सी हेरफेर से कैसा बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है। प्राचीन नाम वितस्ता और अस्किनी को उनके सही आधुनिक नामों से परीक्षा में बस आपस में स्वैप कर दिया गया था। असल में वितस्ता झेलम है और अस्किनी चिनाब है। केवल एक नाम परुष्णी का सही मिलान रावी नदी से किया गया था। इस तरह से आमने सामने रखकर देखने से इन नामों को याद रखना काफी आसान हो जाता है ना? अब जरा जैन दर्शन की ओर चलते हैं। जैन धर्म में जीवन के अस्तित्व को मुख्य रूप से 4 गतियों यानी 4 रूपों में बांटा गया है। नरक, तिर्यंच जिसमें पशु और पौधे आते हैं, मनुष्य और देव यानी स्वर्गीय प्राणी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे चार्ट में, इस पूरी व्यवस्था में ईश्वर को एक निर्माता के रूप में कोई जगह नहीं दी गई है। जैन फिलॉसफी के इन 4 मुख्य रास्तों से ईश्वर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बाहर है। प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में एक टर्म बहुत आता है, एम्प्टी सीट यानी रिक्त स्थान। अब इमेजिन कीजिए एक खाली जगह। ये सिर्फ एक खाली सीट नहीं है, इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक अर्थ है। ये सीधे तौर पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है। आर्ट एंड कल्चर में ऐसे छोटे और सीधे फैक्ट्स ही एग्जाम में सॉलिड मार्क्स दिलाते हैं। वास्तुकला की बात निकली है तो इसे डिकोड करना भी बेहद जरूरी है। यूपी का दशावतार मंदिर जो गुप्त काल का है, वो नागर शैली का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन असली पहेली है कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर। इसका बेस यानी मुख्य आधार तो द्रविड़ शैली का है, लेकिन इसका जो शिखर है वो पूरी तरह से नागर शैली में बना है। मतलब ये एक गजब का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी स्थानीय मान पद्धति, ये भारत का दुनिया को दिया गया एक बहुत ही कमाल का गणितीय उपहार है। इसका क्रोनोलॉजिकल सफर बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल गुजरात की मनक्कनी पट्टिकाओं में देखने को मिलता है। फिर 7वीं शताब्दी आते आते ये दक्षिण पूर्व एशिया के संस्कृत शिलालेखों तक पहुंच गया, और 9वीं शताब्दी तक तो ये पूरे भारत में एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुका था। एक और छोटा सा लेकिन बहुत क्रूशियल टर्म जो ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिलता है, वो है क्षेत्रपत्नी। इसका सीधा सा अर्थ है खेत की देवी या क्षेत्र की स्वामिनी। हिस्ट्री पढ़ते वक्त ये बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई भी छोटा डिटेल हमसे मिस ना हो। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि वहां सब कुछ कम्युनल या सामुदायिक था, राइट? लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं। घरों में तकली का मिलना बताता है कि लोग अपने अपने घरों में कताई करते थे। उनके अनकैलिब्रेटेड बाट उनके साइंटिफिक नॉलेज का सबूत है। और सबसे बड़ी बात, घरों के अंदर बड़े बड़े प्रांगण और कुओं का होना इंडिविजुअल प्राइवेट वेल्थ यानी निजी संपत्ति का संकेत है, न कि किसी साझा संपत्ति का। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, आधुनिक इतिहास के पन्ने, विद्रोह और सुधार। 1939 का साल भारतीय राजनीति में एक रोलर कोस्टर की तरह था। मार्च 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद मई में वामपंथी ताकतों को जोड़ने के लिए उन्होंने लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी बनाई। लेकिन 1939 के अंत तक तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और समाजवादियों ने भी सुभाष बाबू का साथ देने के बजाय कांग्रेस की अंदरूनी एकता बनाए रखने को ज्यादा प्रायोरिटी दी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चेन ऑफ इवेंट्स थी। अब एक मिथ बस्टर। 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध के विलय को लेकर एक धारणा है कि तालुकदारों की जमीनें तो ले ली गई, लेकिन उनके किले छोड़ दिए गए। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट और बहुत क्रूर थी। 1856 के समरी सेटलमेंट ने तालुकदारों को पूरी तरह से बाहरी मान लिया।
उनकी पावर तोड़ने के लिए उनके किलों को तहस-नहस कर दिया और उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर दिया। इतिहास के आंदोलनों में एक और कन्फ्यूजन अक्सर होता है, 1921-22 का एका आंदोलन। ये यूपी के हरदोई, बहराइच और सीतापुर में भारी लगान और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। इसे कभी भी 1928 के बारदोली सत्याग्रह से कंफ्यूज नहीं करना है। बारदोली सरदार पटेल के नेतृत्व में एक एंटी टैक्स कैंपेन था, जबकि एका आंदोलन की प्रकृति पूरी तरह से अलग थी। और अब आते हैं अपने फाइनल और बहुत ही दिलचस्प सेक्शन पर, भूगोल और पर्यावरण, बदलती पृथ्वी और सीमाएं। आपके लिए एक बड़ा जियोग्राफिकल सवाल, प्लाइस्टोसीन काल के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा साइंटिफिक एविडेंस है जो ये साबित कर दे कि प्राचीन काल में सिंधु और गंगा नदियां कभी एक ही विशाल नदी तंत्र का हिस्सा थीं? ये मिस्ट्री काफी दिमाग घुमाने वाली है ना? और इस जियोलॉजिकल सवाल का जवाब छुपा है बायोलॉजी में। बिल्कुल सही सुना आपने। सिंधु और गंगा, इन दोनों अलग अलग नदी प्रणालियों में मीठे पानी की डॉल्फिन्स की बिल्कुल सेम प्रजाति पाई जाती है। ये इस बात का परफेक्ट बायोलॉजिकल सबूत है कि कभी इंडो-ब्रम नाम की एक विशाल नदी हुआ करती थी, जो बाद में 2 हिस्सों में बट गई। 58। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्या है? मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो कैच है वो ये है कि ये नेशनल पार्क राजस्थान के साथ बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर है। इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल बॉर्डर्स के सवाल हमेशा ट्रिकी होते हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को लेके। इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पोलैंड और जर्मनी ईयू के फुल मेंबर्स हैं, जबकि स्विट्जरलैंड और बेलारूस इसके मेंबर नहीं हैं। एग्जाम के प्रेशर में ऐसे क्रिस्टल क्लियर फैक्ट्स ही काम आते हैं। तो इन सब चीजों को आपस में जोड़ने के बाद क्या समझ आता है? अगर डॉल्फिन की एक प्रजाति लाखों साल पुराने जियोलॉजिकल इतिहास को दोबारा साबित कर सकती है, तो सोचिए आज के इस बदलते पर्यावरण में ऐसे और कितने सुराग छिपे होंगे जो आने वाले कल की परीक्षाओं में सवाल बनकर आपको हैरान कर देंगे। अलग अलग विषयों को इस तरह आपस में कनेक्ट करके देखना ही असली तैयारी है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।